अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की। कोरोना ने पूरे भारत में जिस कदर कोहराम मचा रखा है वो किसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल का वक्त है। ये स्वास्थ्य के मामले में एक राष्ट्रीय आपदा का विषय है जिसने पूरे देश के लिए एक भीषण और बड़ा संकट उत्पन्न कर दिया है। भारत में पिछले सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत पर बहुत ही भीषण हमला किया है। यह हमला इतना घातक, इतना तेजी से संक्रामक है कि लोगों को बचने और अस्पताल जाने का भी मौका नहीं मिल पा रहा है। इस बार संक्रमण दर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा घातक और खतरनाक, साथ ही जानलेवा है। अब तक के सभी रिकॉर्ड भारत के कोरोना के मामले में ध्वस्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर कल जो डेटा भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया उसके मुताबिक 1,70,000 केसेस, नए केसेस भारत में पाए गए हैं। यह अब तक का रिकॉर्ड है और दुनिया में इस वक्त भारत नए केसेस के मामले पे नंबर 1 की पोजीशन पर। यह कोई गौरव का विषय नहीं है, यह डरने का विषय है, यह चेतावनी का वक्त है। जिस वक्त हमें संभलना चाहिए था, जिस वक्त अमेरिका और यूरोप में दूसरी तीसरी पीक आई हुई थी, जिस वक्त हमें सावधान रहना चाहिए था, हम उस वक्त तैयारियों के बजाय दूसरे सार्वजनिक महोत्सवों में जुटे रहे। नतीजा आज एक खतरनाक समस्या हमारे आपके समक्ष मौजूद है। आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा, लेकिन यह सच्चाई है कि भारत में दूसरी लहर से निपटने की कोई तैयारी ना तो केंद्र के स्तर पर हुई थी और ना राज्यों के स्तर पर हुई थी। नतीजा, जब दूसरी लहर ने हम पर हमला किया तो हम असहाय, अपंग और कुछ न कर पाने की स्थिति में खड़े हैं। जहां हमारे अपने भाई बहन, हमारे आपके अपने परिजन बेमौत मारे जा रहे हैं, जिन्हें बचाया जा सकता था वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार ये कहते आए हैं कि जांच तेज कीजिए, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। लेकिन उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि यहां टेस्टिंग रोकने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट लेबोरेटरीज में प्रशासन के अफसरों की तरफ से मनाही है, उनको टेलीफोन किए गए हैं। प्राइवेट लैब्स वालों को डराया और धमकाया जा रहा है कि आप कोरोना की जांच ना करिए, करना भी है तो बहुत सीमित मात्रा में कीजिए, घरों से सैंपल कलेक्शन बंद करिए। सिर्फ सरकारी अस्पतालों में सीमित जांचें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के हालात बेहद खराब हैं। कल 15,000 और अब 14,000 केसेस आए हैं। जांचों को कंट्रोल करके जिन्हें यह गलतफहमी है, जिन्हें भी एक गलतफहमी है कि वो जांचों को नियंत्रित करके कोरोना को कंट्रोल कर लेंगे, वो अपनी गलतफहमी से बाहर आ जाएं। आप जांचों को रोककर इस समस्या को और ज्यादा घातक, जानलेवा और दुष्कर बना रहे हैं, बजाय समाज और सरकार, राज्य की मदद करने की। आप अपने ही नागरिकों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं अगर आप जांच बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे हैरानी है कि सरकार ने अब तक जांच के आदेश क्यों नहीं दिए कि वो कौन से अधिकारी हैं जो लेबोरेटरीज में फोन करके जांचों को रुकवा रहे हैं। लखनऊ के भीतर 20,000 से ज्यादा लोगों की जांचें लंबित पड़ी हैं। 4-4, 5-5 दिन से रिपोर्ट नहीं आ रही। हम अस्पतालों को में बेड बढ़ाने की बजाय लखनऊ के शमशान घाटों की क्षमता बढ़ाई गई है। क्या यह बात डरावनी नहीं है? इलेक्ट्रिकल सौदागृह में जितने शव जल सकते हैं जलाए जा रहे हैं। बाकियों के चिताओं के लिए अलग प्लेटफॉर्म शमशान घाट पे बनाए गए, वहां भी लकड़ियां कम पड़ जा रही हैं जलाते जलाते। यह आपको डराने के मकसद से नहीं है, आपको हकीकत बताने से मकसद है कि सरकार के लिए आप सिर्फ एक आंकड़ा हो। आपके लिए आपका परिजन बेहद महत्वपूर्ण होगा, लेकिन सरकार की नजर में आप एक आंकड़ा हैं, चाहे मरने की कैटेगरी में हो, चाहे पॉजिटिव कैटेगरी में हो, और चाहे वो आइसोलेशन की कैटेगरी में हो। कोरोना की जांच के नाम पर नकली रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं।
एक एक फोन नंबर पर 7-7 हजार फर्जी रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम निगेटिव दिखा सकें। प्रधानमंत्री जी की तरफ से खास निर्देश थे कि 70% कोरोना की जांचें आरटी-पीसीआर के माध्यम से की जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अधिकतर जांचें एंटीजन टेस्टिंग से होती हैं। एंटीजन टेस्टिंग नाकाम है, फेल है, गलत है और फेक है। मैं ये बात चुनौती के साथ कह रहा हूं। एंटीजन टेस्टिंग का कोई फायदा नहीं है, यह बेमतलब है। सिर्फ आरटी-पीसीआर की वैधानिक मान्यता है। मेडिकल एक्सपर्ट भी सिर्फ यही कहते हैं कि आरटी-पीसीआर की ही मान्यता है। तो उत्तर प्रदेश में स्थितियां सिर्फ शहरों में ही खराब नहीं है। कौशांबी के दूर दराज गांव से लेके लखनऊ के पॉश गोमती नगर इलाके तक ना कोई जिला बचा है, ना कोई शहर बचा है और ना कोई मोहल्ला बचा है जहां कोरोना का बेहद संक्रामक प्रकोप न फैला हो। लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है, टेस्टिंग नहीं हो रही है, अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है और मरने के बाद अंतिम संस्कार के लिए 36-36 घंटे की कतार है, टोकन बट रहे हैं। इलेक्ट्रिकल सौदागरें खत्म हो गए तो अब लकड़ियों से लाशें जलाई जा रही हैं और लकड़ियां भी खत्म हैं। सीतापुर और लखीमपुर खीरी से लकड़ियां मंगाई जा रही हैं ताकि लाशें जलाई जा सकें। इसलिए मैं आपको बार बार चेतावनी दे रहा था पिछले 1 साल से, जिसे आप कहते थे कि मैं डराने का काम करता हूं। मैं आपको बताना चाह रहा था कि समस्या कितनी घातक है और हम कितनी गहरी मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हैं। यही परिदृश्य मैं 1 साल से महसूस कर रहा था कि आने वाला है और आज उसने आप पर हमला कर दिया है और आप कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो बातें मैं बता रहा हूं सरकार में किसी को पता नहीं है। आप अपनी गलतफहमी से बाहर आइए। हम मुझसे और आपसे ज्यादा ग्राउंड पे क्या हालात खराब हैं यह सरकार को पता है। ऊपर से लेकर नीचे वालों तक सबको पता है कि हालात कैसे हैं। बयानों के जरिए भले ही बातें कुछ कही जाएं, लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है। अस्पताल में किसी को भर्ती कराना इस वक्त सबसे बड़ी सिफारिश का काम है। अगर आप किसी परिचित को भर्ती कराने में कामयाब हो जाएं तो न तो सरकारी अस्पतालों में जगह है न प्राइवेट अस्पतालों में जगह है। प्रयागराज में पॉजिटिविटी रेट 29% है, 29%, यानी 100 में 29 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव के शिकार हैं प्रयागराज में। वाराणसी, झांसी, रायबरेली, गोरखपुर, लखनऊ, कौन सा ऐसा शहर है, बाराबंकी, उन्नाव, सीमित जांचों के बावजूद कोरोना वायरस का संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। किसी का बेटा मर रहा है, किसी की पत्नी मर रही है, किसी का भाई मर रहा है, किसी के दोस्त मर रहे हैं और लोग कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। असहाय वातावरण है। मैंने स्वयं पहली बार इस प्रकार के बेबसी के हालात लोगों के देखे हैं जहां लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं अपने परिजनों का, टेस्टिंग तक नहीं हो पा रही है। जब टेस्ट नहीं होगा तो कोरोना निकलेगा नहीं। तड़प तड़प कर लोग मर रहे हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, लेकिन यहां सिर्फ बयान जारी किए जा रहे हैं। कहा गया था कि 2000 वेंटिलेटर आईसीयू बेड लखनऊ के भीतर स्थापित किए जाएंगे 24 घंटे के भीतर। आज तक उन आईसीयू वेंटिलेटर्स बेड का पता नहीं है। पूरे लखनऊ में क्रियाशील सिर्फ 450 बेड के आसपास हैं जो एक्टिव बेड हैं और उस पर पहले के भी क्रिटिकल और दूसरे गंभीर रोगों के मरीज भर्ती हैं। तो कोरोना पेशेंट्स को कहां से नसीब हो जाएगा? टेंट हाउस से चारपाई लाने और उस पर गद्दा डाल देने से मेडिकल बेड नहीं बनती है। पिछले 385 दिनों से टीम 11 की उत्तर प्रदेश में बैठक होती है। किस बात की बैठक हो रही थी जब तैयारियों का आपके ये स्तर है? और वो कौन से लोग हैं जो प्राइवेट लैब्स में जांचों को बाधित कर रहे हैं? क्या ये अपराध नहीं है? क्या ये क्राइम नहीं है? और जो कुछ भी लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर के भीतर के दृश्य हैं, क्या ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है? जब हमें पता है कि हमारे समक्ष किस प्रकार की विपत्ति आने वाली है, हम शांत बैठे रहे। हमने चीजों को दबाया, भटकाया और लटकाया। नतीजा
आज इतनी बड़ी विपत्ति हमारे समक्ष खड़ी है जहां हमारे ही अपने भाई बहन तड़प तड़प कर मर रहे हैं। कोई सड़क पर मर रहा है, कोई पेट्रोल पंप के बाहर तड़प के मर रहा है, कोई अपार्टमेंट के बाहर कुर्सी पर बैठे बैठे मर गया। ये सब दृश्य आप सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनल्स पे देख चुके होंगे जो मैं बता रहा हूं। अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने की बजाय शमशान घाट की क्षमता बढ़ाई गई। यह भी उत्तर प्रदेश के इतिहास में मुझे ऐसा लगता है पहली बार हुआ है। क्या यह पर्याप्त नहीं है यह बताने के लिए कि यह विपत्ति कितनी भयानक, कितनी विकराल, कितनी खौफनाक, कितनी डरावनी और कितनी घातक है, और उसके मुकाबले हमारी तैयारी कितनी हल्की, कितनी घटिया, कितनी कमजोर, कितनी लचर और कितनी बेबसी वाली है। हमने न तो पहले कोई सबक लिया था, न हमने दूसरे देशों से कोई सबक लिया, और न हम आज सबक लेने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी के बार बार कहने के बावजूद उत्तर प्रदेश में कोरोना की जांचें बाधित की जा रही हैं। मैं आपको उन लोगों की तकलीफ आज सुनाना चाहता हूं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ बयान सुने, फिर मैं एक बड़ी डिबेट को आज आगे बढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश और देश में कोरोना के क्या हालात हैं। हॉस्पिटल है, कोविड का इंतजाम नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई हैं यहाँ पे। ना मास्क लगाया हुआ स्टाफ ने, ना कायदे से कुछ सैनिटाइजर का इंतजाम है, ना कुछ है गेट पे, कुछ भी कोई मतलब संसाधन कोई भी नहीं है। 75 साल की एज है और 7 बजे मैं यहाँ आया था और यहाँ VIP के लोगों को लग रहा है हम लोगों को कोई नंबर नहीं आ रहा है। यही स्थिति है यहाँ की। 9 बजे से आए हुए हम यहाँ बैठे हैं, अभी तो कुछ पता लगा अंदर की शुरू ही नहीं हो रहा। कल ये हमारे कोविड जांच के लिए हमें बुलाया गया, लेकिन 12 बजे इन्होंने कहा कि टोकन 120 बढ़ गए हैं, आप कल आइए सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे मैं 7:30 बजे से यहाँ आया हुआ हूँ, अभी स्टाफ नहीं आया हुआ। लगभग मुझे 6 घंटा हो गया है यहाँ पे आए। मुझे ये बोला गया कि लकड़ी नहीं है, अगर आप नहीं ला सकते हम आपकी मदद कर देंगे, उसका 7,500 रुपये आपको देना पड़ेगा। यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़्यादा नहीं हो पा रही है। मैं 11 बजे का आया हूँ। क्या असुविधा हो रही है यहाँ? असुविधा क्या, मतलब नंबर आएगा तो जाएंगे अंदर, बैठने उठने की जगह कोई है नहीं। वैक्सीनेशन अभी आने में टाइम लगेगी तो पहले तो बताओ। नहीं है यहाँ, ये कह रहे अभी टाइम लगेगी आने में, आ रही है, अब पता नहीं आ रही है घर में रखी है। ये उन लोगों की तकलीफ है जिन्होंने अपनों को खोया, अब वैक्सीनेशन तक के लिए तरस रहे हैं। ये हालात उत्तर प्रदेश के भीतर हो गए हैं। तो जिन लोगों ने कहा था जीवन, जीविका और जहान, अब देश उनसे जवाब भी चाहता है। वो बताएं कि वैक्सीनेशन प्रोसेस तेज क्यों नहीं किया जा रहा, ताकि इस देश के नागरिकों को सुरक्षित तो किया